ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद क्या मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का वीडियो परफॉर्म कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, दिख नहीं होगा आपको, लेकिन मैं हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेज परफॉर्म कर चुका हूँ। तो कोई नहीं, मैं स्वागत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पहले मैं सोचता था कि मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग से और वीडियो एडिटिंग से मैं लोगों को अपनी नॉलेज पहुंचा सकूंगा, लेकिन अभी लगा कि बहुत सारे लोग, जब देखा मैंने कि बहुत सारे लोग ब्लैक बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं नॉलेज को शेयर करने के लिए, लोगों को टीच करने के लिए। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी ये करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मुझे लगता है जहाँ तक कि मैं अपनी नॉलेज को बढ़िया तरीके से लोगों तक नहीं पहुँचाऊँगा और इस रेस में मैं पीछे रह जाऊँगा। तो कहते हैं ना कि नॉलेज होना अच्छी बात नहीं है, नॉलेज को शेयर करने का तरीका होना अच्छी बात है। तो आज तरीके को अपनाने के लिए मैंने भी ये तैयारी किया और मैं अब से इस तरह का वीडियो बनाऊंगा। मैं वाइट बोर्ड पे मैं टीचिंग करूंगा, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे नरेशन। नरेशन के बारे में पहले जान लेते हैं हम। नरेशन जो आपको क्लास 9th, क्लास 10th और 11th एंड 12th यूपी बोर्ड में क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th चारों क्लासेस में आपको नरेशन मिल जाएगा। इसमें आपको हर क्लास में दो दो अंक का जो है, दो मार्क्स का आपको इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले नरेशन की। हम लोग एकदम शुरुआत से जानकारी लेते हैं। वैसे मैंने नरेशन का वीडियो अपलोड किया है, उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग है और बाद में मैंने उसको टेक्स्ट जो है उसको मैंने एडिट किया है। तो काफ़ी व्यूज़ है उस पर, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत हैं, जिससे मुझे संतुष्टि है कि हाँ, मेरे वीडियोस लोग देखते हैं और लाइक भी करते हैं। तो फिर भी मैं सोचा कि फिर से इसको शुरुआत करते हैं, अच्छे तरीके से शुरुआत करते हैं ताकि लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो नरेशन की बात करेंगे तो नरेशन मतलब होता है कथन या फिर उक्ति। देखिए, नरेशन को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चुगली करना। चुगली करना समझते हैं? चुगली करना इन द सेंस कि किसी एक की बात को सुनकर किसी और को बता देना, उसको बोलते हैं चुगली करना। तो ये दो प्रकार से होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, मतलब किसी से कोई बात समक्ष कहा जाए, प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए, उसके मुंह पे कहा जाए, उसी से कहा जाए, उसके मुंह पे कहा जाए। और दूसरा होता है कि इनडायरेक्ट नरेशन, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। इसका मतलब ये किसी और की बात को किसी और से बताया जाए, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अगर इनको हम और थोड़ा समझें तो डायरेक्ट नरेशन मतलब प्रत्यक्ष कथन, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट नरेशन, इसको अप्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। तो आइए मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि ये होता क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच की बात करें अगर हम लोग, सबसे पहले तो लिखा कि ही सेड टू मी, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, फिर इनवर्टेड कॉमा लगा हुआ है, फिर आई हैव कम हियर टुडे, फुल स्टॉप है, इनवर्टेड कॉमा क्लोज है। इसमें देखिए दो पार्ट, मैंने दो पार्ट इसमें अलग अलग कर दिया है। पहला जो पार्ट है जो इनवर्टेड कॉमा से बाहर का है, इसलिए इसमें लिखा है ही सेड टू मी। इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ही सेड टू मी, ये जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का पार्ट है इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और इसी में रिपोर्टिंग स्पीच में जो ये वर्ब दिखाई दे रहा है ना, इसमें टू को शामिल करेंगे, सेड टू। यहाँ पे खाली सेड टू नहीं हो सकता, यहाँ पे से टू हो सकता है, सेज टू हो सकता है, सेज हो सकता है, से हो सकता है। मतलब सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और अब अंदर की बात करें तो ये अंदर लिखा है इनवर्टेड कॉमा के अंदर, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए कंडीशंस बता दूं कि रिपोर्टिंग स्पीच में आपको मिनिमम एक सब्जेक्ट मिलेगा और मिनिमम एक ठो
वर्ब मिलेगा। मतलब आपको सब्जेक्ट और वर्ब दो तो होना तय है, मतलब ये मिलेगा ही मिलेगा इस टाइप का सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में। तो इसी को मतलब सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा तब भी एक रिपोर्टिंग स्पीच बनेगा। और इसमें जो वर्ब होगा इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, और जो ये अंदर का पार्ट है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये पूरा पूरा एक सेंटेंस होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता होगा। तो ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच आपका, और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब इसकी मैं इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूं तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको चेंज करेंगे हम, तो इनडायरेक्ट स्पीच मतलब इसको चेंज करेंगे तो ही सेड टू को देखिए यहाँ पे बदल दिया मैंने टोल्ड में। मी था मी है, और ये कॉमा इनवर्ट कॉमा इसको हटा गया तो यहाँ पे ये दैट लग गया। उसके बाद आई था देखिए वहाँ पे ही हो गया है, हैव का हैड हो गया है, कम का गॉन हो गया है, हियर का देयर हो गया है, टुडे का दैट डे। देखिए इसी परिवर्तन को मतलब जो सेट टू था उसको टोल्ड में, और कॉमन नोट कॉमा को उठाकर दैट, आई को ही, हैव को हैड, कम का गॉन, हियर का देयर, टुडे का दैट डे। ये परिवर्तन हुआ कैसे, इसी को हमें पढ़ना है नरेशन के अंतर्गत। तो इसके लिए कुछ पार्ट होते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो उस रूल को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, मतलब कन्वर्जन करते हैं उसमें, तो हमें उन रूल्स को जानना काफ़ी आवश्यक है। क्योंकि उस रूल्स में आपको बताया जाएगा कि ये टोल्ड क्यों लगा, मतलब सेट टू को हटा करके टोल्ड क्यों लगा। तो उस रूल्स के अंतर्गत आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि ये कॉमा नोट कॉमा को हटाकर दैट क्यों लगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपको, परिवर्तन कौन किसमें कब और क्यों बदलेगा, ये सारी चीज़ें आपको उस रूल्स में बताए जाएंगे। और उसके लिए आपको कम से कम क्या एग्जैक्ट 5 रूल्स हैं, मतलब 5 रूल्स आपको जानने होंगे, तब आप इस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय हमें किन किन चीज़ों का परिवर्तन करना पड़ेगा और वो किस में परिवर्तन होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो परिवर्तन, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखा दिया है, वही सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है और वही इनडायरेक्ट स्पीच का भी सेंटेंस है, ताकि मैं आपको बदलाव को एग्जांपल सहित समझाता चलूँ, क्लियर करता चलूँ। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के जो 5 रूल्स हैं, देखिए मैं बता दूं आपको पहले से कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के हम तरीके जो सीखने वाले हैं वो उसके 5 रूल्स हैं, और 5 प्रकार के सेंटेंस के जरिए भी हमें इस चीज़ को सीखना है। मतलब 5 प्रकार के सेंटेंस को हमें जो है कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखना है, उसके लिए हमें 5 रूल्स जानने आवश्यक हैं। तो पहला जो रूल है, मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का जो पहला रूल है, वो बदलाव पहला होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का। मैं एग्जांपल में समझाऊं फिर से। यहाँ पे मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच की जो क्रिया होती है, वर्ब होता है, मेन वर्ब, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसकी बात करें तो इसमें मैंने दिखाया था कि सेट टू को टोल्ड में बदला गया। तो ये परिवर्तन पहला यही होता है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे जब हम, तो क्या करेंगे, पहला जो परिवर्तन होगा वो पहला परिवर्तन होगा रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेट टू, जहाँ पे यहाँ पे आपको से मिल सकता है, सेज मिल सकता है, सेट मिल सकता है, कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको यही तीनों मिलेगा। तो जब ये तीनों मिले या फिर कुछ और मिले, तो वो सेंटेंस वाइज, मैंने बताया कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस के जरिए हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ना है। तो 5 प्रकार के सेंटेंस में अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग रूल्स हैं, उस रूल्स के हिसाब से आपको ये परिवर्तन करने हैं। लेकिन फिलहाल में अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की बात करें तो जो पहला परिवर्तन होता है वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये परिवर्तन होता है से या सेज या सेड होता है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा टेल में या टेल्स में या टोल्ड में या आस्क्ड में या आस्क्स में या ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या फिर कुछ और भी etc, मतलब और भी कुछ, मतलब किसी और शब्द में बदलाव हो सकता है। और ये यहाँ पे से है मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो टेल में और आस्क मतलब आस्क में बदल सकते हैं, समझ रहे हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म है तो इसको भी हम फर्स्ट फॉर्म में ही बदल के लिखेंगे। और ये जो एस या ई एस फॉर्म होता है तो इसको भी हम एस या ई एस फॉर्म में ही बदल के लिखेंगे। और सेड यानी सेकंड फॉर्म रहेगा तो हम इसको जो है सेकंड फॉर्म के रूप में लिखेंगे। तो ये पहला परिवर्तन आपका यही होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को हमें क्या करना होगा, टेल या टेल्स या टोल्ड या आस्क्ड या फिर किसी और में बदलाव करना पड़ेगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या बताएगा कि यहाँ पे जो कॉमा था, इन्वर्टेड कॉमा था, उसको उठा करके यहाँ पे दैट लगाया गया। पहला परिवर्तन क्या हुआ, सेल टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव जो हुआ था वो हुआ है टोल्ड में, तो वो अपने हिसाब से होगा, उसके रूल्स हैं अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से। दूसरा परिवर्तन मैंने बताया कि ये कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, इसको हटा करके दैट लगा था। तो ये क्यों, तो दूसरा मतलब यही है कि आपको कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा दोनों को रिमूव करना है और उसके जगह पे आपको कंजक्शन लगाना है। कंजक्शन मतलब संयोजक, दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए एक शब्द लगाते हैं, उसको बोलते हैं संयोजक। तो वो संयोजक आपका दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, टू हो सकता है, व्हाट, व्हाई, वेदर, एडीसी, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। वो अलग अलग सेंटेंस, मैंने बताया कि 5 प्रकार के सेंटेंस है, उस 5 प्रकार के सेंटेंस के हिसाब से अपने अपने अलग अलग संयोजक होते हैं। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा दोनों को रिमूव करना है, उसके स्थान पे दैट, इफ या जो भी है उस सेंटेंस के हिसाब से आपको लगाना होगा। तो ये दो परिवर्तन हुए। उसके बाद जो तीसरा परिवर्तन है वो होता है पर्सन का। तो पहले जाने थे पर्सन क्या होता है। देखिए पर्सन इन द सेंस पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखिए कैसे, पहले मैं फिर से आपको रिवाइज करना चाहूँ कि अगर मैं बात किया कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलाव करने के लिए कौन कौन चीज़ों का परिवर्तन होगा, तो पहला परिवर्तन था रिपोर्टिंग वर्ब का, वो मैंने बता दिया। उसके बाद दूसरा परिवर्तन होता है कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा का, वो भी बता दिया। तीसरा परिवर्तन यहाँ पे देखिए आई था उसको ही में बदला गया। तो ये कैसे, ये जो आई है इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आप लोग अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। मैंने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो नहीं डाला है, मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, उसमें समझ लीजिएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपको मिलेगा 3 पर्सन। पर्सन में आपका फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, और इसके नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस होते हैं। इन द सेंस की कर्ता कारक, जो वर्ड मतलब फर्स्ट पर्सन का जो वर्ड कर्ता के रूप में काम करेगा वो नॉमिनेटिव केस होता है, इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। और जो कर्म के रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और इसी का वह रूप जो कि पोसेसिव केस के रूप में मतलब निजवाचक कारक के रूप में काम करेगा, उसको बोलते हैं पोसेसिव केस। तो इसके 3 अलग रूप है। फर्स्ट पर्सन की बात करें अगर हम, देखिए मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन का बदलाव होता है, तो कैसे होता है अभी वो नहीं जानते हम लोग, पहले ये जान लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी होता है, जानते होंगे आप लोग। तो आई का जो नॉमिनेटिव केस में आई यूज होता है और वी, इसमें भी देखिए अगर पार्ट करें हम तो नॉमिनेटिव केस का जो सिंगुलर पार्ट है मतलब सिंगुलर में आई को यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस, सिंगुलर सब्जेक्ट आई होता है, और प्लूरल की बात करें तो वी। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और इसका पॉसेसिव केस की बात करें तो माइन और माई होता है। इसके बाद जो वी है ये प्लूरल सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पॉसेसिव केस अवर और अवर्स होता है। इसके बाद जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन आपका एक ही वर्ड होता है, वो होता है यू। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, लेकिन पॉसेसिव केस की बात करें तो योर और योर्स होता है। इसके बाद थर्ड पर्सन की बात करें तो आई वी फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन, इन तीनों को छोड़ करके जो भी बचा वो सारा का सारा आपका थर्ड पर्सन में आएगा। तो थर्ड पर्सन में आपका क्या आ रहा है, ही, सी, दे, इट, एसएनएस और पीएनएस। इसमें क्या है, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है थर्ड पर्सन का, सिंगुलर सब्जेक्ट, याद रखिए सिंगुलर सब्जेक्ट और मैस्कुलिन जेंडर। इसमें देखिए जेंडर है, और सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो देखिए पर्सन के नाम पे डिवीजन होता है, मतलब पर्सन के नाम पे अलग अलग 3 पर्सन हो गए, और सिंगुलर बता दिया, प्लूरल बता दिया, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। तो इसकी बात करें, ही की बात करें तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पॉसेसिव केस हिज होता है। फिर सी क्या है, ये फेमिनिन जेंडर है थर्ड पर्सन का, सब्जेक्टिव केस है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, हर। और जो पॉसेसिव केस की बात करें तो वो हर होता है और हर्ष होता है। इसके बाद थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो वो दे होता है, ऑब्जेक्टिव केस इसका देम होता है, पॉसेसिव केस दियर और दियर्स होता है वो अपने हिसाब से। तो थर्ड पर्सन की अगर थर्ड पर्सन में और होता है ये इट, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, पॉसेसिव केस इट्स होता है। फिर एस एन एस पी एन एस, ये देखिए ये मैं अपने से बता रहा हूँ, मतलब एस एन एस और पी एन एस मैंने खुद मतलब
अपने तरीके से बताया इसको। ये आप यहाँ पे नेम देते हैं लोग, मतलब नेम बताते कि इट के बाद नेम होता है, कोई नाम होगा तो उसका वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी है। तो मैंने इसको अपने तरीके से दिया है कि एसएनएस मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इन द सेंस कि बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, मैन हो सकता है, वुमन हो सकता है, मतलब फिर मतलब एक वचन करता जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमन। तो ये सब क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। और इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो क्या बनेगा, हिम बनेगा या हर बनेगा। मतलब लड़का होगा तो हिम बनेगा, लड़की होगी तो हर बनेगा। और इसके पॉसेसिव केस की बात करें तो हिज या हर, वही लड़का होगा तो पॉसेसिव केस हिज यूज करेंगे, लड़की होगी तो हर। समझ गए। मतलब यहाँ पे ऐसा बॉय है तो ऑब्जेक्टिव केस हिम बनेगा, और गर्ल है तो ऑब्जेक्टिव केस हर बनेगा, और बॉय है तो पॉसेसिव केस हिज बनेगा, और गर्ल है तो पॉसेसिव केस हर बनेगा। समझ गए। जिस तरह से ये था, ये लड़के के लिए, ये लड़की के लिए, तो उसी तरह यहाँ पे भी ये डिवीजन होता है। फिर इसके बाद होता है पीएनएस मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। मतलब ये है कि बहुवचन करता इन सेंस की जैसे लगता है द चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स एंड पीपुल। तो ये सब क्या है, आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो वो होता है देम, और पॉसेसिव केस की बात करें तो होता है दियर और दियर्स। तो ये पूरे हैं, टोटल मिलाकर इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और इन सब का परिवर्तन जो होता है, यहाँ पे देखिए बताया कि आई को ही में बदला गया। तो ये बदला हुआ कैसे, पहले तो मैंने बता दिया कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। तो फर्स्ट पर्सन में आई भी होता है, इसके हिसाब से जो भी ऑब्जेक्टिव केस पॉसेसिव केस। इसके बाद सेकंड पर्सन है, इसमें यू होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस पॉसेसिव केस ये है। फिर बाकी इन दोनों को छोड़कर जो बचा वो थर्ड पर्सन है, इसमें सब्जेक्टिव केस ये है और पॉसेसिव केस ये है। इसमें भी याद रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट अलग है, प्लूरल सब्जेक्ट अलग है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही है। इसमें भी सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इसके हिसाब से मतलब सेंटेंस आएगा, मैं उसमें समझाऊंगा कि कैसे होता है। तो इन सबका जो परिवर्तन होता है वो एक रूल के हिसाब से होता है। उस रूल को बोलते हैं SON/1 2 3 इस रूल के अकॉर्डिंग जो है पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। अब इस रूल को क्या है समझाता हूं मैं। देखिए, S मतलब सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, N मतलब नो चेंज, और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन। मतलब कि आपका अगर देखिए ऊपर वाला जो है ना SON, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच के लिए है। जो नीचे वाला है 1 2 3 वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के लिए है। मैं समझाता हूं कैसे। कि अगर नीचे वाला यानी इसमें, फिर से ऊपर वाला इस पार्ट के लिए रिपोर्टिंग स्पीच के लिए है, नीचे वाला क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के लिए है। तो मैं बात करूं अगर, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में नीचे मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अगर 1 यानी फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई, समझ रहे हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है जैसे आई, तो ये ऊपर यानी इसके एस यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाव होगा इसका। बात समझ गए। वंस मोर कह रहे हैं कि यदि इसमें मतलब रिपोर्टेड स्पीच में 1 यानी फर्स्ट पर्सन आए, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो अगर फर्स्ट पर्सन आए तो ये ऊपर यानी इसके एस यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब आई को इसके अनुसार बदलेंगे। बात क्लियर। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया फर्स्ट पर्सन। अगर यहाँ पे आई ना होकर के यू रहता, अंडरस्टैंड, कह रहे कि अगर यहाँ पे आई ना रहकर यू रहता, तो अब देखिए कि इसमें सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन हो गया। अगर नीचे यानी इसमें रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आए, तो ये ऊपर यानी ओ यानी इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले, मतलब यहाँ पे यू होता तो ये इसके अकॉर्डिंग बदलाव होता। आई था तो एस यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाव होगा, यू यानी सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाव होगा। ये दोनों चीजें एकदम कंफर्म कर लीजिए। और 3 यानी थर्ड है, मतलब थर्ड पर्सन है, मतलब यहाँ पे ही सी दे इट एस एन एस टी एन एस, मतलब इसमें से कोई एक है यहाँ पे, मतलब इसमें कहीं भी है तो उसका बदलाव करें कि नो चेंज, एंड मतलब नो चेंज मतलब इसका बदलाव नहीं होगा। तो आपको दो ही चीजें याद रखना है। पहली चीज ये कि अगर यहाँ पे आई होता है या वी होता है, मतलब आई या वी इन द सेंस कि फर्स्ट पर्सन होता है, तो एस यानी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ही के अकॉर्डिंग बदलेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आई वी ना होकर के सेकंड पर्सन यानी यू होता है, तो ये क्या होगा,
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका बदलाव होगा। ये दोनों चीज़ें कंफर्म करिए। थर्ड पर्सन तो नो चेंज, वो जैसे वैसा रहेगा। तो ये पूरा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इसको हम बदलाव करेंगे कैसे, SON by 1 to 3 के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जरूरी नहीं कि आपको पर्सनल प्रोनाउन यहीं पे मिले, अंदर भी मिल सकता है, एक ठो मिल सकता है, दो मिल सकता है, 10 मिल सकते हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से मिल सकता है। तो हम उसको बदलाव कैसे करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग बदलाव करेंगे। अब उसका बदलाव करने के लिए मैं एक और ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है वो भी नहीं, जब हम लोग सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलाव करेंगे तो उस समय मैं बताऊंगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, उससे आप समझ जाएंगे। तो ये रहा पहले पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या होता है और इसका बदलाव SON by 1 to 3 के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद जो अगला बदलाव होता है वो होता है क्रिया और टेंस का। तो आइए इसको जान लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए चौथा परिवर्तन सहायक क्रिया और टेंस का होता है। उसमें आपको सिंपल से काम करना है कि अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में इज आर एम दिखाई दे तो उसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो वाज और वर में बदलाव होगा उसका। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में हैज या हैव दिखाई दे तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसको हैड में बदल देंगे। अगर आपको कैन दिखाई दे तो कुड में बदलना है, मे दिखाई दे तो माइट में बदलना है, सेल दिखाई दे तो शुड में, विल दिखाई दे तो वुड में बदलना है। वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच का जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको हम बदलाव करके इसको लिखेंगे। और टेंसेस की बात, ये तो हेल्पिंग वर्ब बदलाव होता है, लेकिन टेंस भी बदलाव होता है। डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका प्रेजेंट टेंस होता है तो वो पास्ट टेंस में बदलाव हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपका 4 टेंस बदलता है। इन द सेंस प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट होते हैं, उसके चारों पार्ट अकॉर्डिंग अपने वाइज जो है पास्ट टेंस के टेंस में मतलब परिवर्तन हो जाएगा। मतलब क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। मतलब 4 टेंस यहाँ पे आपको बदलाव हो जाएगा। मतलब इसका जो भी टेंस है उसका इस टेंस के उस टेंस में बदलाव हो जाएगा। आसान सा चीज ये है। और आपका उसके बाद बदलाव होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट के ही परफेक्ट टेंस में बदलाव हो जाएगा। और जो बचा लास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब आपको टोटल आपको 6 टेंस का बदलाव करना है। बाकी आपका हेल्पिंग वर्ब से काम हो जाता है। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आपका इतना ये हेल्पिंग वर्ब बदलाव होता है इसका इसमें, और टेंस की बात करें तो आपका ये इसमें बदलाव हो जाता है। तो इतने बदलाव होते हैं आपको टोटल मिला जुला के आपको इतने बदलाव करना है सहायक क्रिया और टेंस का। इसके बाद जो अगला बदलाव होता है वो होता है शब्दों का। तो आइए उसको जान लेते हैं। कुछ शब्दों में आपका बदलाव होता है दिस का दैट में, हियर का देयर में, कम का गो में, टुडे का दैट डे में, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, यस्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में, टू नाइट का बदलेगा दैट नाइट में, इट जो होता है वो इट में ही रहेगा। वैसे ये आपका पर्सनल प्रोनाउन में आता है, लेकिन इसमें कभी कभी होता है तो ये जैसा है वैसा रख देते हैं इसको। फिर दीज रहेगा तो उसको दोज में कन्वर्ट कर देंगे, नाउ रहेगा तो देन में, दिस दस रहेगा तो सो में, हेंस रहेगा तो देंस में, और हाइदर रहेगा तो दाइदर में। और एक शब्द होता है लास्ट, इसको बदलेंगे प्रीवियस में। और इस लास्ट को लेकर के कई शब्दों का परिवर्तन हो। जैसे आप बात करें तो लास्ट नाइट तो प्रीवियस नाइट, लास्ट डे का प्रीवियस डे, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर, लास्ट मंथ का प्रीवियस मंथ, लास्ट वीक का प्रीवियस वीक। मतलब उसमें क्या करना है आपको, लास्ट को बस प्रीवियस में चेंज कर देना, बाकी परिवर्तन आपका हो जाएगा। तो ये टोटल आपके रहे 5 परिवर्तन, वो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय ये 5 परिवर्तन आपको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर आपको करना ही पड़ेगा। हाँ कुछ एक्सेप्शन होते, कुछ अपवाद होते कहीं के, जैसे मैंने बताया कि कम को गो में बदलते हैं, कम को गो में बदलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बदलाया था, यहाँ पे कम का गॉन है तो यहाँ पे देखिए कम क्या है, थर्ड फॉर्म है। मतलब देखिए ना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये कम क्या है, थर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसलिए गो का थर्ड फॉर्म यूज किया गया। लेकिन कभी कभी होता है ना कि क्रियाओं का परिवर्तन कभी कभी नहीं होता है,
कब नहीं होता है वो सेंटेंस बताएंगे। अभी जान लीजिए थोड़ा सा कि जब कोई फ्रेजल वर्ब होता है या फिर कह लीजिए कि आडियंस होता है, मतलब कोई फ्रेज, मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत समझते हैं ना, वो अगर होता है तो उसमें अगर कोई वर्ब यूज होता है तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो बदलाव होता ही नहीं है, मतलब वर्ब को हम वहाँ पे बदलते नहीं हैं। तो ऐसे जगह पे वर्ब का बदलाव नहीं होता है, बाकी हर जगह पे वर्ब का और बाकी चीज़ों का बदलाव एकदम होना तय है किसी भी कीमत पर, तब जाके आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाएंगे। इन सभी रूल्स के बाद आपको एक अपवाद मिलेगा, एक ऐसा अपवाद जो कि सारे बदलाव को रोक देगा। कुछ बदलाव होंगे उसमें, लेकिन कुछ बदलाव आपको रोक दिए जाएंगे, कुछ बदलाव होंगे ही नहीं। उसमें क्या आता है आपको, आप इसको अपवाद कह सकते हैं या फिर कोई रूल कह सकते हैं इसका। तो इसमें देखिए पहला जो अपवाद होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच में मिलेगा वो आपको। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच ये है ही सेड इट टू मी, ये पूरा क्या है रिपोर्टिंग स्पीच है। इस रिपोर्टिंग स्पीच में आपका जो ये टेंस है, यहाँ पे देखिए टेंस क्या है, सेड टू, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट है। तो ये टेंस आपका अगर प्रेजेंट में होता है या फिर फ्यूचर में होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर लिखा हो कि ही सेज इट टू मी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट टेंस में है। अगर यहाँ पे होता कि ही हैज सेड इट टू मी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तब भी तो प्रेजेंट में है। कहने का मतलब कि प्रेजेंट के किसी भी टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, किसी भी टेंस में अगर यहाँ का रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस होता है या फिर किसी भी फ्यूचर टेंस में हो, किसी भी फ्यूचर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, किसी भी प्रेजेंट टेंस में हो या किसी भी फ्यूचर टेंस में हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच की जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर टेंस है उसका बदलाव नहीं करेंगे। बात क्लियर? वंस मोर कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस होगा या फिर फ्यूचर टेंस होगा, मतलब यहाँ पे ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो सकता है, या फिर फ्यूचर टेंस होगा, फ्यूचर का भी कोई भी टेंस हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच की जो सहायक क्रिया, मैंने बताया सहायक क्रिया बदलेगा, टेंस बदलेगा, तो वो सहायक क्रिया और वो टेंस क्या होगा, एकदम नहीं बदलेगा। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच में आपको रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस है वो टेंस आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होगा, तब आपको रिपोर्टेड स्पीच की सहायक क्रिया या फिर टेंस कोई भी नहीं बदलेगा। दूसरा आपका एक्सेप्शन होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में होता है, वो क्या होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पहली कंडीशन क्या थी रिपोर्टेड स्पीच की थी कि टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा तो रिपोर्टेड स्पीच की सहायक क्रिया टेंस नहीं बदलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आइडियम्स या फ्रेजेज आए, लोकोक्ति, कहावत, मुहावरा या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब एकदम सत्य बात, सांसारिक सत्य जिसे कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, अगर कोई आए एकदम सांसारिक सत्य आए, इसमें रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको सांसारिक सत्य मिले या फिर आडियंस फ्रेजेस या मतलब लोकोक्ति, मुहावरा, कहावत ये सब मिले, तब भी आप उस रिपोर्टेड स्पीच की सहायक क्रिया या टेंस को एकदम नहीं बदलेंगे। एक एग्जांपल मैं देके समझाना चाहूंगा आपको। देखिए एक सेंटेंस लिखा है कि लिखा है शी हैज सेड आई कैन बीट यू। सेंटेंस समझिए, लिखा आई कैन बीट यू, यहाँ पे लिखा सी हैज सेड, ये क्या है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। इसके टेंस की बात करते हैं, लिखा हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम इसको जब बदलाव करें तो हो जाएगा सी हैज सेड। इसका कंडीशन बात करें तो दैट लगेगा, आई को बदलेंगे तो ये बदलाव करते हुए आएगा सी, लेकिन कैन को बदलना है तो कुड में बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट का कोई भी, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कोई भी टेंस आए तो हम क्या करेंगे, इस टेंस, इस रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच में आपको टेंस या सहायक क्रिया का बदलाव नहीं करना है। क्लियर? एक और बात, एक और सेंटेंस अगर लिखा जाए कि द टीचर सेड, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। समझिए, लिखा द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अध्यापक ने कहा कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, धरती सूर्य का
चक्कर लगाती है। एकदम गलत बात है ना? नो, सही बात है, एकदम सही बात है। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो मैंने बताया कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ है, सांसारिक सत्य आए या फिर कोई लोकोक्ति, कोई मुहावरा, कोई कहावत आए, तब भी हम क्या करेंगे, इसका जो टेंस है या इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो नहीं बदलेगा। मतलब इसको जब इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द टीचर सेड, द टीचर सेड, कंजक्शन इसका दैट लगेगा, द अर्थ का द अर्थ मूव्स, ये टेंस से प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये बदलेगा नहीं क्योंकि ये सत्य बात है। बचा गया राउंड द सन। मतलब इसमें भी इस टेंस मतलब ये टेंस या फिर हेल्पिंग वर्ब कोई होती तो वो भी नहीं बदलता क्योंकि ये सत्य बात है। तो ये रहा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का कुछ रूल्स। इन सारे रूल्स को तैयार कर लीजिए ताकि हम लोग अगले वीडियो में क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, आप लोग स्किप करके देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अगली वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा एक बात कि इसमें 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस मैं तो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस आपका पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपको पढ़ना होगा इंपरेटिव सेंटेंस। उसके बाद चौथा आपको पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसके बाद लास्ट सेंटेंस पढ़ना है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस में आपको पूरा नरेशन सीख लेना है और मेरा दावा कि मैं आपको सिखा के रहूँगा। तो ये जितने भी रूल्स मैंने बताया डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का, जो भी रूल्स बताया मैंने उसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगले वीडियो में एक वीडियो में आपको एक सेंटेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा के उसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा और 5 वीडियोस के लिए बनेंगे। इसके बाद मैं अंत में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे को मिला करके मैं सिखाऊंगा। इसके बाद और वीडियो हो सकते हैं उसके हिसाब से, आप लोगों के डिमांड के हिसाब से जो भी हो। तो कैसा लगा वीडियो? इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और लगे कि लोगों तक शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।